नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके सेगमेंट में हम लोग सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता से लेके जैन धर्म और बौद्ध धर्म कर चुके थे। ये छोटा सा सेगमेंट है यूनानी आक्रमण का, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश और साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। तो ईरान में की थी किसने? कुरुश और साइरस द्वितीय ने। बेहस्तून, पारसीपोलिस और नक्श रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम के शासनकाल का है, दारा प्रथम के। ठीक है, कौन सा है, कौन कौन से अभिलेख हैं? बेहस्तून और पारसीपोलिस और नक्श रुस्तम, ये 3 अभिलेख हैं। ये दारा प्रथम के शासनकाल का है। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। किससे? बेहस्तून और पर्सिपोलिस और नक्श रुस्तम से। ठीक है, इसमें भारतीय पारसिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। साथ ही क्या है, दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख इसके बेहस्तून अभिलेख से हुआ है। हेरोडोट्स के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्ति होती थी। टेसियस जर्कलीस का राजवैद्य था। टेशियस था जो, ठीक है, राजवैद्य था। पारसी संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ था। देख, खरोष्टी लिपि आपने पढ़ा हो तो जो अशोक है, अशोक ने भी बहुत उसमें यूज किया खरोष्टी लिपि कुछ अभिलेखों में अपने, जो ईरानी अरामिक लिपि से उत्पन्न हुई थी खरोष्टी लिपि। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी। तो जो फारसी स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या बोलते थे? डेरिक बोलते थे। और रजत मुद्रा को क्या बोलते थे? तो सिग्लोई बोलते थे। ठीक है, इरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, देख लेते हैं। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ठीक है, जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल नामक सेनापति था इसका। सिकंदर मैसेडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। जो सिकंदर था मैसेडोनिया का था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब और सिंध को प्रदेशों में विद्यमान थी। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक एक सीमांत गणराज्य था। ये जो 16 महाजनपद थे उसी में भी था। तो अस्मक जो था एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुई युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। कहाँ के? अस्मक के। ठीक है, इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। और पुरु पौरुष का राज्य झेलम और चुनाव नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों निकैया और बऊकेफला की स्थापना की। व्यास नदी सिकंदर के उत्कृष्ट का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इंकार करने के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया और 327 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई।
सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी औपनिवेशिक स्थापित हुए। तो सितंबर तो 323 में मृत्यु हो गई और इसके बाद भी अनेक यूनानी उपनिवेश थे, जैसे निकैया, केफला, सिकंदरिया स्थापित हुए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण भारत में उलूक शैली के सिक्के डाले गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किसका था? नंदवंश का था। और कौन था उस टाइम? धनानंद बन चुका था। ठीक है, नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जैनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन सा था? धनानंद था। कथन विचार करना है। कथन है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य तो उस टाइम बना ही नहीं था। उस टाइम तो वैसे भी धनानंद था। और अब ये है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व, तो हाँ, ये सही है कि 2 वर्ष के अभियान के पश्चात जब व्यास नदी के तट पर सिकंदर के जो सैनिक थे उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो उसके पश्चात ये वापस चला गया। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में सितंबर माह में सिकंदर ने पाटन से वापस यूनान को प्रस्थान कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मस्सग जो था, वहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे और यहाँ की स्त्रियों को उसने मौत के घाट भी उतार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये सीमांत गढ़राज था मस्सग, अस्मक की राजधानी था। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तभी तो चाणक्य गए थे ना धनानंद के पास कि हम लोगों को एक राष्ट्र होना चाहिए, अखंड भारत का एक बोले कि क्या कहलाता है कि मतलब एक उपाय लेके कि अखंड भारत होना चाहिए, तभी हमें कोई शक्ति हरा नहीं सकती, कोई बाहरी शक्ति। उसकी फौज बेहतर थी, तो ये तो था ही, तभी इतने टाइम से विश्व विजेता बनता आ रहा था वो। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। हाँ, जो आम्भिक थे राजा, तो उन्होंने सहायता दी थी। ठीक है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय जहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, तात्पर्य है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जिसकी सेना निस्संदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो ये पुरु थे, पौरश, जिनसे सिकंदर का युद्ध हुआ था। वो सिकंदर ने हरा भी दिया था, लेकिन बाद में इन्हें इनका राज्य वापस दे दिया था, इनकी वीरता से प्रभावित होकर। ठीक है, इसमें एक कहावत है कि ये जो राजा पौरस थे उनसे पूछते हैं कि आपके साथ क्या किया जाए, तो फिर वो कहते हैं एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा बिहेव करता है, आप वैसा करिए मेरे साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डायमेकस नहीं आए थे। डायमेकस बिंदुसार के टाइम आया था। ठीक है, डायमेकस नहीं आया था। बाकी कौन कौन आया था? नियारकस आए थे, अनेसी क्रिटस आए थे, अरिस्टोब्यूलस भी आए थे। डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। ठीक है, तो ये यूनानी हो गया है। अब मौर्य साम्राज्य का हम लोग एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये मौर्य साम्राज्य का बड़ा हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा है और क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।